ध्यान से देखना है। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। देखो, ये आर्टिकल कैसे शुरू हो रहा है और कैसे खत्म हो रहा है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ। छोटा सा लाइन लग रहा है, मुश्किल से 20 से 22 वर्ड लिखे हैं, लेकिन अगर इस आर्टिकल को देखें तो हर एक डायमेंशन क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 को अगर देखें तो सबसे पहली जो चीज ये शुरू करता है, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहली बात करता है नो पर्सन शैल बी। अब नो पर्सन का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला यही पॉइंट इसका खास बनता है। तो देखो, जब पर्सन की बात होती है तो पर्सन आर ऑफ डिफरेंट टाइप। तो ये जो आर्टिकल है दैट कवर्स, ये कवर करता है, कवर्स टाइप ऑफ पर्सन्स। पहला बायोलॉजिकल पर्सन। बायोलॉजिकल पर्सन मतलब कि जो ऑर्डिनरी आदमी है, ह्यूमन बीइंग्स है, वो सारे इसमें आते हैं। ह्यूमन बीइंग, इसमें देसी आदमी मतलब इंडियन तो आएगा ही आएगा, साथ में इसमें विदेशी फॉरेनर भी आएगा। तो ये हर आदमी के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि विदेशी आया तो उसको कूट काट के बराबर कर देंगे और कहेंगे तुम्हारा लाइफ, राइट टू लाइफ तो यहाँ है ही नहीं। तो उसके भी राइट टू लाइफ यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। दूसरा, बायोलॉजिकल पर्सन के साथ ये आर्टिफिशियल पर्सन को भी, आर्टिफिशियल पर्सन को भी अपने अंदर शामिल करता है। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या हो? सोचो, दिख रहा है आसपास आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कंपनी कोई हुआ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये सब आर्टिफिशियल कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये आर्टिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज वेल एज इंडियन और फॉरेनर सबको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, खास बात ये है, अगर इंडिविजुअल होता इसका मतलब आदमी को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट ये पर्सन है, इसका मतलब ब्रॉड सेंस में ये आया है। अब दूसरा लाइन शुरू होता है, डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दूसरा डायमेंशन इसका है हिज लाइफ। इतना कर लो, फिर आगे चलते हैं। हिज लाइफ, अब यही सब पीवाईक्यू में सर्च करेंगे तो क्वेश्चन धराधर दिखाई पड़ेंगे। बैक टू बैक क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। आर्टिफिशियल एज वेल एज दोनों तरह के लोगों को कर लिए। अब आओ दूसरा डायमेंशन इसका। तो पर्सन हुआ पहला, अब आते हैं दूसरा। जो दूसरा डायमेंशन है वो कहता है राइट टू लाइफ, डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। मतलब दूसरा चीज स्टार्ट हुआ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। अब ये क्या है राइट टू लाइफ? थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। देखो, बहुत पुरानी बात है, लाइफ को लेके लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जो लाइफ है, ये लाइफ कैसा है, कौन देता है। तो पुराने जमाने में ये था कि स्टेट किसी को जब मर्जी आए तब फांसी पे चढ़ा देता था, वो उसकी मोनोपोली थी स्टेट की। तो एक अंग्रेज स्कॉलर आया जिसका नाम था लास्की, लास्की जॉन लॉक। एक अंग्रेज स्कॉलर आता है जिसका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने उस समय लगभग 17th सेंचुरी के आसपास ये बात कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि नेचर ह्यूमंस को कुछ राइट्स देते हैं, नेचुरल राइट्स हैं ये सब, और नेचर के अलावा अगर कोई दूसरा इसको छीनता है तो वो इनजस्टिस है। उसे पूछा गया कौन कौन सा राइट है जो नेचर देती है, उसने कहा LLP। इसको भी ध्यान से रखना है, LLP मतलब लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी।
इसे पूछा गया कि कैसे, तो इसने बताया लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। वाई है प्रॉपर्टी, कैसे? तो ये कहता है कि देखो, नेचर ही तो लोगों के जीवन और मृत्यु का आधार है। लाइफ इज डिसाइडेड बाय द नेचर। और नेचर क्या करती है? नेचर हमको पानी देती है, हवा देती है, टेम्परेचर देती है, सारे कंडीशन से प्रोवाइड कराती है, और उसी में फिर लाइफ आगे बढ़ता है। अगेन जब लाइफ हुआ तो देखो, हमको स्टेट ने चलना, बोलना, घूमना फिरना सिखाया या नेचर ने ही सिखा दिया? जब स्टेट नहीं था तभी तो ह्यूमन चलता था इधर से उधर, घर बनाता था, रहता था। तो ये तो लिबर्टी है ना, बोलने की स्वतंत्रता, कुछ करने की स्वतंत्रता। ह्यूमन ने नेचुरल जो पॉसिबिलिटीज थी, लाइक जहाँ पे फॉरेस्ट था उसको काट के खेत बना दिया, अगर फॉरेस्ट अच्छे दिखे तो उसमें बगीचे लगवा दिए, थोड़े बहुत प्रॉपर्टी ह्यूमन ने भी क्रिएट किए। तो इसने कहा कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी नेचुरल राइट है, और इस बात को 200 साल बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करता है। तो राइट टू लाइफ इज काइंड ऑफ नेचुरल राइट एक्सेप्टेड एंड एक्नॉलेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी बड़ी बात आ गई। अब आओ जॉन लॉक के बारे में। अब आते हैं आगे कि देखो, बड़ा कंडीशन है। क्वेश्चन ये है कि व्हेन, क्वेश्चन ये है कि व्हेन लाइफ कैन थ्राइव, आखिर जीवन कब हो सकता है? प्रश्न यही है। तो राइट टू लाइफ राज्य देता नहीं है, बट इस आर्टिकल के तहत ये कहा गया कि वो लेगा भी। तो लाइफ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन थी। तो देखो, एक लाइफ डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस पे, आसपास के सराउंडिंग्स पे। जैसे मान लो कि लाइफ कब तक सही बना रहेगा, जब वहां पे एयर है, जब वहां पे वाटर है, जब वहां पे एडिक्वेट टेम्परेचर दिख रहा है, जब साथ में वहां पर फूड दिख रहा है, साथ में वहां पर शेल्टर दिख रहा है, मतलब कि घर वगैरह दिख रहे हैं, साथ में वहां पर जो है, मान लो और भी चीजें, अदर रिक्वायरमेंट जो है, अदर चीजें, अदर कंडीशंस जो है वो सपोर्ट कर रही है, तब तो एक लाइफ बनेगा, नहीं तो लाइफ तो खत्म हो जाएगा। अब यही बात खास थी कि जब राइट टू लाइफ को समझा गया और कहा गया, तो इट इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व्स इन्वॉल्व्स ऑल द कंडीशंस रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फॉर फॉर लिविंग गुड लाइफ, फॉर लिविंग गुड लाइफ। अब यहीं पे एक ट्विस्ट आया, ट्विस्ट आता है, और ये ट्विस्ट आता है 1978, 1978 में। केस था मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ, मेनका गांधी केस 1978। बहुत टर्निंग पॉइंट था मेनका गांधी केस 1978। थोड़ा सा इसको कहानी सुनाते हैं कि देखो, हुआ ये कि हुआ मेनका गांधी। कौन थी मेनका गांधी? तो मेनका गांधी इंदिरा गांधी की जो है वो डॉटर इन लॉ थी, मेनका गांधी। 1976 की बात है, एक कहानी और इसके साथ जुड़ती है। 1976 की बात है, मेनका गांधी के हस्बैंड थे संजय गांधी। संजय गांधी का डेथ हो जाता है एक प्लेन क्रैश में। जब संजय गांधी की हत्या हुई, ऐसे पूरा प्लेन क्रैश हुआ और वो डेथ हुई। अब देखो, आरोप इस समय लगे इंदिरा गांधी पर कि इंदिरा गांधी ने जानबूझकर संजय गांधी को मरवा दिया है। इसके पीछे भी कुछ रीजंस आए। कहा जाता है कि आपातकाल के दौरान एक बहुत खराब पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई, जिसका नाम है फोर्सफुल स्टरलाइजेशन। नाम सुने इसका? स्टरलाइजेशन कभी सुना? ये नहीं सुना? स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन मतलब होता है बांझ बनाना, फोर्सफुल स्टरलाइजेशन, ठीक है? ये नसबंदी इसको कहा गया हिंदी में। वहां उस समय ये हुआ कि किसी का सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, हाथ में चोट लग गया, पैर में चोट लग गया, जब वो सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचता था तो उसका नसबंदी जबरन कर दिया जाता था। घर पे जाके देखता था पेट में टाका लगा हुआ है। तो इसने इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया, यही देख रहे वैसे,
कहीं भी कुछ भी हो जाए एक टाका लगेगा पीठ में और नसबंदी हो जाएगी। कुल मिला के इससे जनता बड़ी परेशान हो गई और इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगने लगे। अब ये बात जो थी उससे उनका इमेज खराब हो रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए बेटे की बलि दे दी। अब इसी समय ऐसा हुआ कि जैसे ही ये पूरा सीन उसी का है, महिला पुरुष जो आया सबको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के नाम पे स्टरलाइजेशन कर दिया गया। कोई कुछ बोलता था तो और ज्यादा उसके साथ वायलेशन एट्रोसिटी होती थी। अब देखो क्या हुआ बीच में कि जैसे ही संजय गांधी मरी, टर्म आया मेनका गांधी का। मेनका गांधी अब डर के मारे देश छोड़ के भागना चाह रही थी। पासपोर्ट अपना लिया और विदेश का टिकट कराया। जैसे ही ये विदेश जाने वाली थी इनका पासपोर्ट सीज कर लिया। अब बात हुई कि आप विदेश जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, और वो भी इमरजेंसी में। उस समय इमरजेंसी लगी थी, इस पर सुनवाई होने लगी। तो सुनवाई जब होने लगी उस समय न्यायालय ने कई सारे डिसीजंस दिए। सबसे बड़ा डिसीजन ये दिया कि देखो, डिस्पाइट इमरजेंसी, इमरजेंसी लगा हुआ क्यों ना हो, इन स्पाइट ऑफ दैट आर्टिकल 21 मस्ट नॉट बी सस्पेंडेड, ये सस्पेंड नहीं होगा। क्योंकि अगर ये सस्पेंड हो गया तो फिर तो देश का ही कुछ होना जाना रही है। देश लोगों के लिए होता है ना, और लोगों का लाइफ नहीं रहेगा तो देश क्या होगा। तो यहां से इन्होंने 21 को ऐसा बना दिया जो कि इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होगा। साथ में इसने राइट टू लाइफ को और ज्यादा एक्सप्लेन किया और यहां पे कहा, इसी केस में ये बात आई कि लाइफ कैसा हो, तो नॉट इक्वल टू एनिमल लाइफ, ये सिमिलर टू एनिमल लाइफ नहीं होगा। मतलब देखो, जानवरों को भी आप हवा दे दो, पानी दे दो, टेम्परेचर दे दो, फूड दे दो, शेल्टर दे दो और कुछ दे दो, वो जिंदा रह जाएगा। तो क्या इसी के लिए देश बनाए हैं? कुत्ते की तरह पता चला कि पानी पी रहे हैं तो सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो पिल्लू वाला खाना खा रहे हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ मस्ट बी क्वालिटेटिव लाइफ। कैसा लाइफ चाहिए? तो क्वालिटेटिव लाइफ चाहिए। मतलब लाइफ में अगर क्वालिटी, गुणवत्ता नहीं है, खाना भी खा रहा है तो अच्छा खाना खाना है, पानी पी रहा है तो साफ पानी पी रहा है, हवा मिल रही है तो पॉल्यूशन फ्री एयर मिल रहा है, तो अब लाइफ कैसा है, तो उसमें चक्कर लग गया कि अब वहां पे क्वालिटी को देखा जाएगा, इज इट जो है वो सुटेबल फॉर ह्यूमन बींग्स और नॉट। तो यहां से लाइफ का मतलब आया क्वालिटी लाइफ। अब आते हैं दूसरा। तो दूसरा हुआ राइट टू लाइफ। राइट टू इन्वॉल्व राइट टू लाइफ इन्वॉल्व्स ऑल द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ लिविंग बीइंग। ये समझोगे तब खुद ही समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इसमें 45 राइट जोड़े हैं। 45 से ज्यादा राइट जोड़े हैं। क्यों जोड़े हैं खुद ही समझ में आएगा। अब दूसरी चीज ये कहता है पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या आ गया? पर्सनल लिबर्टी। अच्छा, लिबर्टी, इसके पहले ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड लिबर्टी है इसके पहले एक बार और यूज हुआ है, और वो यूज हुआ है प्रियम्बल में। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कनेक्ट करना है कि लिबर्टी कहाँ यूज हुआ है। प्रायर टू द प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑल्सो एन्यूमरेट या हाईलाइट्स टर्म लिबर्टी, हाईलाइट्स टर्म लिबर्टी। दूसरी जगह और यूज नहीं हुआ है ये लिबर्टी। अब और लिबर्टी का मतलब क्या हो? तो लिबर्टी रेफर्स इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल फ्रीडम। मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने मन से, जैसे आपके थॉट है, आपके एक्सप्रेशन है, आपके जो बिलीफ है, आपका जो वर्शिप का स्टाइल है, वो सब इसमें शामिल है। आपका इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, कंट्रोल ऑन ऑर्गन, कंट्रोल ऑन बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट मतलब
हाथ पैर को कोई काटेगा नहीं, छुएगा नहीं, मतलब अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हम अपने हाथ से 10 किलो का सामान नहीं उठाएंगे। ये हुआ लिबर्टी। मान लो पहले क्या होता था, पहले गब्बर सिंह आता था, ठाकुर को पकड़ता था, जंजीरों से बांधता था और कहता था ठाकुर ये हाथ दे दे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि लिबर्टी इज द कंडीशंस वेयर इंडिविजुअल कैन कंट्रोल thought, expression, belief, worship, and as well and also control the part of body। तो ये पूरी चीजों पर इसी का कंट्रोल होगा। नो थर्ड पर्सन इज अलाउड टू चॉप आउट, कट आउट द पार्ट ऑफ बॉडी। हाथ पैर नहीं टच कर सकते हैं, मारपीट नहीं हो सकता है। अगर गलती से भी मारपीट हुआ और उसको चोट लग गई तो दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो बहुत खतरनाक प्रोविजन है। तो इंडिविजुअल कंट्रोल ऑन, इसका मतलब हुआ इंडिविजुअल कंट्रोल ऑन बॉडी पार्ट एंड माइंड, कंट्रोल ऑन माइंड एंड बॉडी। कंट्रोल ही नहीं, ऑनरशिप। ये ऑनरशिप है कि हमारे दिमाग के साथ कोई नहीं खेल सकता है। वैसे आजकल खेलते हैं, कैसे? लेना ही लेना, दिमाग पे प्रेशर लगा रहा है। वो राजश्री गुटखा खा के कहता है दबंग, क्या कहता है, दबंग दबंग दबंग, गुटखा खा खा के कहता है गुटखा खाओ। ये चीज है। हाँ, तो इस तरह से जो आ रहा है फेना ही लेना, मतलब क्या आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। फेना लोगे तभी काम चलेगा, दूसरे से साफ नहीं होगा। तो वो चीजें हो रही हैं, खैर वो अलग डायमेंशंस में जाता है, बट दिमाग और बॉडी जो इंडिविजुअल है वो इस पे कंट्रोल रहेगा। अब कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ, चौथा जो प्रोविजन है वो है प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अब ये जो है ये डिबेटेबल है। देखो इसके दो मीनिंग रहे, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब ये हुआ, इसके दो मीनिंग थे। ओल्ड मीनिंग इसका ले लो, ओल्ड मीनिंग, पुराना मतलब क्या था? ओल्ड मीनिंग था कि अगर लॉ ने कोई प्रोसीड्यूर, कोई नियम कानून बना दिया है तो फिर उस कंडीशन में एग्जीक्यूटिव वो काम कर सकती। जैसे पुराने नियम के अनुसार अगर मान लो ये कह दिया जाता कि अगर बाइक पर कोई आदमी बिना हेलमेट पहने जा रहा है, कुछ ऐसे, और सरकार ने नियम बनाया कि इसका गर्दन काट दो, ठीक है, इसका गर्दन काट दो, तो उसके गर्दन कट जाते, ऐसा हो सकता था। लेकिन अब जो नया आया मेनका गांधी, उसने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे एक टर्म है अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर, अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर, ये पूरा अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर। तो ये जो अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग का मतलब क्या? अकॉर्डिंग का मतलब हुआ जो कुछ अकॉर्डेंस में आ रहा हो, कुछ अच्छे से बन के आ रहा हो। अगर मान लो विधायिका में किसी दल का बहुमत है, सपोज यहां पे मान लेते हैं कि एक दल विधायिका में बहुमत में है और ये नहीं चाहती है कि किसी अल्पसंख्यकों का कोई इंटरेस्ट फुलफिल हो, तो उस कंडीशन में अगर कोई लॉ बनता है जिसमें इनके इंटरेस्ट को निगलेक्ट किया गया है तो फिर ये इनजस्टिस होगा, अकॉर्डेंस पर क्वेश्चन मार्क उठेगा। तो ऐसे कंडीशंस में अब ये पूरे प्रोसीड्यूर मतलब विधायिका को भी क्रॉस चेक कर सकता है। तो दो मीनिंग इसके निकल के आ गए। पहला ओल्ड मीनिंग क्या था? तो ओल्ड मीनिंग था, ओल्ड मीनिंग ये था कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 was available only against the act of एग्जीक्यूटिव, मतलब पुलिस वगैरह के लिए। लेकिन न्यू मीनिंग क्या आ गया इसका कि नहीं, न्यू मीनिंग एज पर मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस, इट इज अवेलेबल अगेंस्ट बोथ, इज
अवेलेबल अगेंस्ट बोथ, बोथ किसके, तो एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव। तो अब अगर लेजिस्लेटिव बॉडी, विधायिका संसद ने भी कुछ अगर गलत बनाया है तो फिर उस पर केस होगा। तो ये हर एक चीज को अपने डायमेंशन में लेता है। एक और खास बात है यहाँ पे कि देखो ये जो वर्ड है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ओरिजिनली ये वर्ड जो लिया गया ये वर्ड है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन अब अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इससे इसका मीनिंग बदल गया। एग्जैक्टली वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में वही है बट अब इसका मीनिंग बदल गया है। अब इसका मीनिंग हो गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मीनिंग हो गया ड्यू प्रोसेस लॉ। देयरफॉर प्रोसीड्यूर established by law, which is borrowed from Japanese constitution, now become due process of law, now become ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज फीचर ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो फीचर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये खास बात यह ध्यान रखना है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज फीचर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में जो रिमार्केबल पॉइंट है यहां पे नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ नहीं है बल्कि इसका मतलब बदल गया है। ये बात इतना बड़ा है जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को ही बदल दिया। अब इस पे फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। और ये देखो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सामने देखना बहुत जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंटली पढ़ सकते हो। यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखा हुआ नहीं है, मतलब क्वेश्चन अगर पूछा कि इज देयर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, सीधा आंसर आएगा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसका भाव बदल गया है। तो वो सबसे अच्छी बात होती है कि जब भी आप करो तो ये साथ में रख के देख, रेफरेंस बुक है ये किताब पढ़ने वाली नहीं होती है, रेफरेंस वाली होती है। उसके मीनिंग को बस समझना है, इंटरप्रेट करना है। चलो अब आते हैं, अब इसका डेवलपमेंट क्या है वो खास बात, इतने पे ये खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन किया और पाया कि अदर राइट्स अंडर आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 में और कौन कौन से राइट हो सकते हैं। तो देखो इसके राइट्स अब तक 45 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने निकाल के रख दिए। कौन कौन से रखे, तो सबसे पहले एक एक करके आते हैं कि सबसे पहले राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमामय जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। तो जब मेनका गांधी विदेश जा रही थी, उनके पासपोर्ट को सीज किया गया, तो ये बात सामने आई कि भाई लाइफ इनका गरिमा में कहाँ है, इनको तो जबरदस्ती इनका पासपोर्ट छीन लिया गया, जैसे ये गुंडा हो बदमाश हो, तो डिग्निटी तो इनकी बची ही नहीं। उसी समय ये बात कह दिया गया। अब मेनका गांधी कहाँ जा रही थी, विदेश। अब देखो सबसे खास बात क्या है, आर्टिकल 19 को जब हम लोग देखते हैं तो यहां पर तीसरे चौथे नंबर का राइट है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन अगर कहे विदेश जाने का अधिकार कहां से है, तो वो 21 देगा। भारत के अंदर घूमने का अधिकार 19 से है और भारत के बाहर 21 देता है। ये खास है,
तो राइट टू विजिट अब्रॉड, अब्रॉड, ये भी मेनका गांधी ने निकाल के दे दिया। तो अगर विदेश जाना है तो 21 अप्लाई होगा और देश में घूमना है तो 19 होगा। ये दोनों में अंतर है, क्वेश्चन आए तो वहां पे मार्क करके चलना है। अब अगला नेक्स्ट लेते हैं। अब आते हैं कुछ दुख दर्द भरी कहानी। एक लेडी थी मुंबई के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में, केस का नाम पहले लिख लो, राइट टू पैसिव यूथेनेसिया, मतलब इच्छा मृत्यु, मरने का अधिकार। एक लेडी थी जिनका नाम है अरुणा शानबाग, शानबाग, अरुणा शानबाग। अब देखो क्या था अरुणा शानबाग का केस। जब ये यंग थी, मतलब 18-20 साल की होंगी, तो उस समय क्या हुआ कि ये किंग जॉर्ज हॉस्पिटल मुंबई में एक नर्स थी। एक सनकी वहां पे वार्डन था और उस वार्डन की गलत नजर इस पे पड़ गई। उसने क्या किया, तो पहले तो एक ब्रूटल रेप किया इनका, उसके बाद मारना चाहता था, पर्दा में लपेट के मारने का पूरा कोशिश। हाँ, तो अभी वाले सारे केस अपडेट होंगे ना। तो पर्दा में लपेट के मारना चाहा, नहीं उस समय इनके साथ ना 27-28 साल पहले का ये कांड है, 27 साल पहले का कांड है। हाँ, तो ये पहुंच गई कोमा में और ना बोल पा रही थी, ना कुछ रिफ्लेक्शन ही नहीं था। तो वहां पर एक वकील ने केस किया अपनी तरफ से, पीआईएल डाला कि भाई इनको मार दो और कुल मिला के बेड खाली करो ताकि दूसरे लोग बेड पर यूज कर पाए। किंग जॉर्ज हॉस्पिटल ने कहा नहीं, हम तो इसको जीवन भर चलाएंगे चाहे जो हो जाए। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं देखो, अगर ऐसा लग रहा है कि बचने का कोई चांस नहीं है तो ऐसा करो, जो लाइफ सेविंग जो भी चीजें लगी हुई हैं जैसे ऑक्सीजन मास्क वगैरह, वो सब हटा दो और धीरे धीरे वो अपने मर जाएगा। लेकिन वो काम भी तब करो जब कोई डॉक्टर मजिस्ट्रेट सर्टिफाई कर दिया, नहीं तो आजकल तो लोग किसी को मार दे रहा है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पैसिव दिया गया, ना कि एक्टिव दिया गया। पैसिव का मतलब हुआ कि ये जो जीवन रक्षक लाइफ सेविंग ड्रग है वो हटाएंगे, और एक्टिव का मतलब इंजेक्शन देके मारेंगे। तो इंजेक्शन देके नहीं मारेंगे, बस वो चीजें हटा लेंगे। तो ये हुआ पैसिव यूथेनेसिया। अब आओ आगे चले अरुणा शानबाग से। अच्छा ये बताओ कि अगर राइट टू लाइफ है, जिंदा है, और आपको सोने नहीं दिया जाए तो क्या राइट टू लाइफ बनेगा? नहीं बनेगा। तो यही हुआ, राइट टू स्लिप भी इसका पार्ट माना गया। राइट टू स्लिप, सोने का अधिकार। और इसकी भी कहानी है, ऐसे नहीं आया। हुआ ये कि साल था 2011-12 का, ठीक है। रामदेव बाबा, राम लीला मैदान, रामदेव बाबा, यही वो केस था। रामदेव बाबा अपने समर्थकों के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में कर रहे थे हड़ताल। देखो ये था रामलीला मैदान, रामदेव बाबा, ठीक है। रामलीला मैदान, रामदेव बाबा ये है। हुआ ये कि रामदेव बाबा, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय, यूपीए की गवर्नमेंट थी, और उस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे कि काला धन को वापस लाओ, तभी देश में विकास प्रगति होगा। रामदेव बाबा जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो प्रोटेस्ट करना हमारे संविधान का पार्ट है, पहले ही पढ़ा, आर्टिकल 19 में ये देता है, और प्रोटेस्ट का जगह भी सरकार ही दी थी। अब सरकार को लगा कि ये जो है एक तरह से पब्लिक सेंटिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और लोग जो है एक इनकॉम्बेंसी का एक्सपीरियंस करेंगे, सरकार के विरुद्ध उनका भाव बनेगा। रात के लगभग 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस पहुंचती है और बहुत बेतरीके इनकी पिटाई शुरू कर देती। जितने समर्थक वगैरह थे सबको मारना शुरू कर दिया। एक महिला थी का तो इस भगदड़ मच गया, तो मर जाती है। राम देख रहे हो ऐसे पूरा भगदड़ मच गया, किसी को कहीं से उठा के जैसे तैसे ले जा रहे थे। एक महिला मर गई और रामदेव बाबा इस तरह से वही सलवार सूट पहन के अपना जान बचाते हैं। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, कहा क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ?
और फिर सीधा डिक्लेयर किया राइट टू स्लीप को फंडामेंटल राइट। तो राइट टू स्लीप इसका फंडामेंटल राइट बन गया। इसी तरह से समझ में आ रहा होगा कि राइट टू स्लीप आखिर इसी में क्यों आया, क्योंकि आदमी सोएगा नहीं तो फिर जिंदा कैसे रहेगा। ठीक है, अगेन इसके बाद आया वो था एक केस जुड़ा हुआ राइट टू स्लीप, इसके साथ ही और जुड़ा हुआ केस आया राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी देखो 2018-19 की बात है, सरकार आधार में संशोधन करती है और कहती है कि सरकार व्हाट्सएप के मैसेज, फेसबुक के मैसेज, इन सब पर नजर रखेगी और व्हाट्सएप वगैरह सब जगह जो है आधार अपडेट करना जरूरी हो जाएगा। इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका नाम था पुट्टा स्वामी। क्या नाम था? पुट्टा स्वामी, रिटायर्ड जज थे। और पुट्टा स्वामी ने कहा, पुट्टा स्वामी राइट टू प्राइवेसी, पुट्टा स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस करा कि देखो भाई ये कोई तरीका नहीं है। के.एस. पुट्टा स्वामी, तो रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुट्टा स्वामी, इन लोगों ने कहा कोई तरीका नहीं है यार, हम लोग घर पे तो कैसे भी बात कर लेते हैं। अब मान लो कोई हस्बैंड गया और उसकी पत्नी ने, हस्बैंड भले मान लो जज है, कुछ है, पत्नी ने 2 गाली दे दी, या फिर पता चला कि कुछ बेलन वोलन फेंक के मार दिया। अब व्हाट्सएप पे उसने अपने दोस्त को ये वीडियो वगैरह भेज दी, कल को सरकार के पास पहुंच जाएगा या फिर पब्लिक में पहुंच जाएगा, उसका क्या इमेज रहेगा? कुल मिला के उसका तो पब्लिक लाइफ खत्म हो जाएगा। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। अब उसको आप डिस्क्लोज क्यों करेंगे? वहां ताक झाक करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? फिर सरकार ने रोल बैक ली। इसी तरह से एक लड़की थी हदिया, राइट टू मैरिज विथ ओन चॉइस, विथ ओन चॉइस। एक कर्नाटका की लड़की थी, हदिया केस, इसको कहते हैं हदिया केस। हदिया केस है ये, हदिया केस। तो कर्नाटका की एक लड़की थी, वो थी हिंदू। ये है हदिया केस, सफीन जहां के.एम. अशोकन 2008। तो देखो यहां पे क्या हुआ, जो ये लड़की है, इसका फोटो देखा, हदिया केस है इसका नाम। ये जो लड़की है वो पहले हिंदू थी, ये पहले हिंदू थी और डॉक्टर है, प्रॉपर डॉक्टर है। और फिर इसकी शादी हो गई, मतलब लव मैरिज इसने कर लिया मुस्लिम लड़के से। अब इसको लेके प्रोटेस्ट शुरू हुआ कि यहाँ पे लव जिहाद हुआ है, कहानी उल्टे डायरेक्शन में आने लगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इस लड़की ने कहा कि नहीं, हम तो अपने मन से शादी किए हैं, और शादी करना तो आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है, क्योंकि लाइफ तो तभी पूरा होगा जब 2 कपल साथ में आएंगे। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है कि राइट टू मैरी विथ ओन चॉइस आर्टिकल 21 का पार्ट होगा। ठीक है, हदिया केस। इसी तरह से आगे चलकर अभी उसके बाद भी केस आए, बहुत सारे केस आए हैं। जैसे एक केस आया राइट टू एक्सेस इंटरनेट, राइट टू एक्सेस इंटरनेट, एक्सेस इंटरनेट। अब ये क्या है? देखो आजकल बहुत सारी चीजें हम लोग इंटरनेट से कर रहे हैं, कैसे खाना बनाना है, कैसे करना है, सब कुछ लोग इंटरनेट पे ही करता है। अगर इंटरनेट तक पहुंच है तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई वगैरह सब हो रही है। तो जब जम्मू कश्मीर में 2019 में इंटरनेट बैन हुआ तो फिर उसको लेके केस हुआ कि भाई इंटरनेट का अधिकार दो, नहीं तो बच्चा पास कैसे करेगा। तो फिर उसको मान लिया गया आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट। आगे आओ और आगे चले, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। बिहार में सबसे पहले ये केस आया, सुभाष बनाम बिहार स्टेट है ये केस। जब बहुत पॉल्यूशन पटना वगैरह में हो गया तो सबसे पहले 94 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये आप दे दो। उसके बाद फिर से 2001 में ये केस दोबारा खुला। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको कहा है कि भाई ये जो एक क्लीन इन्वायरमेंट है ये आर्टिकल 21 का भाग है, और जब तक क्लीन इन्वायरमेंट नहीं होगा तब तक जो है लाइफ सेव होगा ही नहीं।
तो पॉल्यूशन फ्री बनाइए, और ये एक फंडामेंटल राइट है। बहुत बार हुआ है ये, 72 के डिक्लेरेशन में कई बार केस आए, 4-5 बार इस पर केस आ चुके हैं। इसी तरह से ठंडी का मौसम अब याद करो कितनी ठंडी हो जाती है। ठंडियों के मौसम में कई बार होता ऐसा है कि शीत लहर चलती है। तो राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर, शेल्टर, उत्तर प्रदेश में शीतलहर से लगभग 8-10 लोग मर गए थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट में केस आया और फिर से ये आ गया कि राइट टू शेल्टर होगा। तो इस तरह से राइट बना। इसी तरह से इसी में बहुत सारी चीजें आई हैं, इतने राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हर दिन इसमें नए राइट्स जोड़ता है। राइट टू शेल्टर, राइट टू वाटर, राइट टू क्लीन वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये तो अजीब सा केस था। मुंबई की एक सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी एक मलिन बस्ती है, स्लम एरिया, धारावी। तो धारावी वाले में क्या हुआ कि वहां की जो एमसीडी है उसने कहा हम पानी और बिजली नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, तो ये इलीगल है। केस हो गया उस पर, ओलिगा तेलसी केस। जब केस हुआ तो वहां की जो हाई कोर्ट थी उसने कहा भाई ये तो प्रोवाइड कराओ, ये तो फंडामेंटल राइट। तो इस तरह से आर्टिकल 21 एक ओपन एंडेड है। जो भी चीजें सुप्रीम कोर्ट को लगती हैं वो इसमें लगाता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं राइट टू प्राइवेसी वाला, इस पे नहीं आएगा। चलो राइट टू प्राइवेसी वाला अभी चलेंगे, पहले इसको टॉपिक कर लो, जो जो बचा हुआ है 22 तक खत्म कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। फिर आगे सारे क्वेश्चन दिखा देंगे। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। अब आओ, तो राइट, आर्टिकल 21 समझ में आ रहा है। राइट टू लाइफ के, हाँ एक और राइट लिखना है, एक और राइट लिखना है, वो है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एडुकेशन। देखो पहले ये तय नहीं था कि एडुकेशन एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है। टीपीएसपी में आर्टिकल 41 में ये लिखा हुआ था। उत्तर प्रदेश की एक लड़की थी जिसका नाम था मोहिनी जैन, मोहिनी जैन। 1996 के आसपास की बात है। मोहिनी जैन को एडमिशन लेना था किसी टेक्निकल कोर्स में, कर्नाटका। ये तो कुछ और निकाल देगा, आ गया सही जगह पे, सही निकाला, नहीं तो पता नहीं क्या निकाल देता फिर। तो यही 92 के आसपास इनको लेना था कर्नाटका के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन। एडमिशन ने क्या रूल बनाया था कि जो बच्चा मान लो कर्नाटका का होगा उससे मेडिकल कॉलेज में आधा पैसा लेंगे, जो लड़का उत्तर प्रदेश बिहार से आ रहा है उससे पूरा पैसा लेंगे, और पूरा पैसा डबल ट्रिपल था। अब ये पहुंची सुप्रीम कोर्ट, पूछा भाई इतना ट्यूशन फी क्यों लेंगे, हम लोग भी तो इंडिया के ही हैं और कर्नाटका भी इंडिया में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये सब नहीं चलेगा, जो एजुकेशन है वो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 है और वो देना है। होता है लेकिन केस उस तरह से करते नहीं। अगर केस फंसा, अभी आएगा, देखो हुआ ये, तो इसमें ये हुआ, पहले समझो क्या हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद ही फंस गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन विल बी पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। इसके 2 साल बाद एक और केस आया 96 में, उन्नी कृष्णन केस। अब कौन सा केस आया, उन्नी कृष्णन केस, कृष्णन केस। अब उन्नी कृष्णन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना निर्णय दिया था कि चलो एजुकेशन का राइट फंडामेंटल राइट होगा, उन्नी कृष्णन केस, उन्नी कृष्णन केस। तो अब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हम गलती कर दी है यार, सारा केस यही है, उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश 1993। अब इन्होंने कहा कि देखो एजुकेशन तो ठीक है, होगा फंडामेंटल राइट, लेकिन सारा एजुकेशन नहीं होगा। कहाँ तक होगा, तो 14 साल तक होगा। मतलब प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, ऊपर का एजुकेशन बहुत महंगा है, तो स्टेट की अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है, ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो फिर वो खुद ही ठीक करके उल्टा कर दिया इसको। नहीं तो उस समय जो केस का डिसीजन था
वो बहुत अच्छा दिया गया था। ठीक है, बाद में चलकर ये तो आर्टिकल 21 है, आ ही गया। ठीक है, चल, तो इसको भी एजुकेशन भी किसका पार्ट है, आर्टिकल 21 का है। अब आते हैं इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आया। अब जब एजुकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया गया तो यहां पर एक नया अमेंडमेंट हुआ। ये था राइट टू एजुकेशन। फुल फ्लेज जोड़ देते हैं ये। जब एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि एजुकेशन शैल बी पार्ट ऑफ द लाइफ, तो सरकार भी अब थोड़ा बहुत एक्टिव हुई और बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 आर्टिकल 21A एडेड, ये ऐड कर दिया। 22वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा राइट टू एजुकेशन को ऐड कर दिया गया। अब इससे क्या चेंजेस आए, इसके की प्रोविजंस देखो। प्रोविजंस तो सरकार कहती है कि एजुकेशन विल बी फ्री, फ्री एजुकेशन टू whom, to children aged between 6 to 14 ईयर। बस, इसके आगे पीछे नहीं देंगे। 6 से 14 साल के बच्चे को ही देंगे, उससे ज्यादा बड़े और छोटे बच्चों को नहीं देंगे। तो ज्यादा बड़े होंगे तब भी नहीं देंगे, ज्यादा छोटे होंगे तब भी नहीं देंगे। अब यहां पे एक ड्रामेटिक चेंज हुआ, चेंज इन अदर पार्ट, चेंज इन अदर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस प्रोविजन को लाने से आर्टिकल 45 जो कॉन्स्टिट्यूशन का था उसको रीराइट किया गया। आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 45 आएगा और 45 में फिर से क्या है, तो बच्चों के लिए एजुकेशन है। तो यहां से आर्टिकल 45 डीपीएसपी got written fresh, afresh, दोबारा लिखा गया और इसमें लिखा गया कि स्टेट विल प्रोवाइड एजुकेशन, स्टेट विल टेक केयर द चिल्ड्रेन एज्ड बिटवीन 0 to 6 ईयर। अब बच्चा 0 से 6 साल का होगा, उसकी देखरेख करेंगे स्टेट के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रोविजंस आया। अब इसमें की डेवलपमेंट आया कि जैसे ही आर्टिकल 22 दिया, 21A दिया गया, सरकार पर ये दबाव बना कि एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ावा। ऐसा ही हुआ 2009 में फाइनली या इवेंचुअली इन 2009 गवर्नमेंट इनेक्टेड RTE, मतलब राइट टू एजुकेशन। अब जो था ये कहा गया कि भाई 0 से 6 साल के जो भी बच्चे होंगे उनको एजुकेशन वगैरह फ्री मिलेगा, उनके साथ कोई भेदभाव वगैरह नहीं किया जाएगा। ठीक है, RT याद रखना है, राइट टू एजुकेशन। और इसमें क्या कहा गया, तो देयर विल बी रिजर्वेशन अबाउट 25% फॉर SC ST OBC इन प्राइवेट स्कूल एज वेल। तो प्राइवेट स्कूल में भी 25% रिजर्व करके चलते हैं। ये सारा कुछ मामला है, बहुत सारा डिटेल है इसका, बहुत सारा डिटेल है। तो इस तरह से आर्टिकल 21 और 21A हम लोगों ने कवर किया। अब आओ चलते हैं